नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार रेड्डी। साथियों, क्लास 10th विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आज अपना चौथा पार्ट है। उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। तीसरे पार्ट में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ा। उसमें हमने समझा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। 3 अभिक्रियाओं को हमने तीसरे पार्ट में कंप्लीट कर दिया था। आज अपना चौथा पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और चौथा जो प्रकार है अपना वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। 3 पार्ट हमने हो चुके थे। आज चौथा पार्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, आदान प्रदान हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है आयनों का आदान प्रदान। तो आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले उदाहरण पे जाने से पहले कुछ बहुपरमाणुक आयन है, उनको आपको समझना पड़ेगा। बहुपरमाणुक आयन, इनसे क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो ये जो बहुपरमाणुक आयन है, कुछ इंपॉर्टेंट बहुपरमाणुक आयन है, उनको आपको याद रखना है। जैसे पहला है सल्फेट, SO4-2। दूसरा है कार्बोनेट, CO3-2। तीसरा है नाइट्रेट, NO3-। चौथा है हाइड्रोक्साइड, OH-। और पांचवा है अमोनियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुपरमाणुक आयन है, इनको आप याद रखोगे। इनसे क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। मैंने पहले यौगिक कैसे बनते हैं वो पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो ये अभिक्रिया आपको जल्दी समझ में आएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। पहला एग्जांपल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2SO4। सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, SO4, और सोडियम को Na। बेरियम का क्या होता है, Ba, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl2। तो ये बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है BaCl2, और ये सोडियम सल्फेट का क्या है, रासायनिक सूत्र Na2SO4। अब क्या होगा, इनमें आयनों का आदान प्रदान होगा। दोनों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे होगा, ये जो सोडियम है इसकी संयोजकता होती है +1। जितनी भी धातु है, धातुएं क्या बनाती है, धनायन बनाती है। धातुएं क्या बनाती है, धनायन। और अधातुएं क्या बनाती है, ऋणायन। तो यहाँ पर सोडियम एक धातु है और इसकी संयोजकता 1 होती है, इसीलिए क्या बना रही है, धनायन Na+1। और सल्फेट को हम क्या लिखते हैं, SO4-2। बेरियम एक धातु है, धनायन बनाएगी, इसकी जो संयोजकता होती है वो +2,
उसके बाद क्लोरीन अधातु है, ये क्या बनाएगी, ऋणायन, इसकी संयोजकता 1 होती है इसलिए -1। अब यहाँ पर क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, ये जो प्लस है वो पीछे वाले माइनस के साथ जुड़ेगा और ये वाला जो माइनस है वो पीछे वाले प्लस से जुड़ेगा। इसका धनायन इसके ऋणायन से और इसका ऋणायन इसके धनायन से जुड़ेगा। कैसे, यहां पर देखो इन दोनों की संयोजकता समान है, जब संयोजकता समान होती है तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया BaSO4, BaSO4। इसकी भी देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, दोनों की संयोजकता सेम है, इसलिए क्या बन गया ये NaCl। और ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। और ये अपना ये सोडियम और ये क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। इसको हम नमक बोलते हैं, साधारण नमक। NaCl को हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक। ये नमक का सूत्र है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2। जैसे इसको मैं पहले मिटा देता हूं, आप इसको एक बार नोट कर लें। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र HNO3, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2। ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। अब क्या होगा, इनमें आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, ये H जो है वो H प्लस है, H प्लस साइंस में दिखता है, और ये क्या है NO3 माइनस, NO3 माइनस क्या है, नाइट्रेट। फिर उसके बाद प्लस कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए ये आयन कौन सा बनाएगा, +2। धातु हमेशा धनायन बनाती है और अधातु हमेशा ऋणायन बनाती है। और ये क्या है OH, OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं, OH माइनस से। अब इसका जो प्लस है इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा, या ऐसा बोल सकते हैं इसका धनायन इसके ऋणायन से या इसका ऋणायन इसके धनायन से आपस में आयनों का आदान प्रदान होगा। क्या बनेगा, इसकी संयोजकता कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 1। जब संयोजकता समान हो तो दोनों को जोड़ना है, लेकिन जब संयोजकता समान नहीं हो तो इसकी संयोजकता इसके नीचे चली जाएगी और इसकी संयोजकता इसके नीचे चली जाएगी। कैसे, सबसे पहले Ca, हमेशा पहले किसको लिखते हैं, धनायन को लिखते हैं। जब भी यौगिक बनाएंगे तो धनायन को पहले लिखेंगे और ऋणायन को बाद में लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर धनायन कौन है, Ca+2, इसको आगे लिखा। अब ये जो 2 है इन दोनों के नीचे चला जाएगा, NO3। अब जब 2 परमाणु है तो कोष्टक में लिखेंगे इसको, जब सिंगल होता था हम डायरेक्ट 2 नीचे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कितने परमाणु है, 2 है, इसलिए हमने क्या लिखा, कोष्टक लगा के फिर 2 लगा। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस। तो उसके बाद H प्लस जो है OH माइनस से जुड़ेगा, और जब भी H प्लस और OH माइनस एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा जल का निर्माण होता है। हमेशा किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। यहाँ पर किसका निर्माण होगा, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये बन गया अपना कैल्शियम नाइट्रेट। Ca को हम क्या बोलते हैं, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, और प्लस ये क्या है, जल। तो इस तरीके से ये जो 2 अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल दिए हमने वो किसके एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं अपन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इसको मैं मिटा देता हूं, आप एक बार नोट कर ले इसको। अगली अभिक्रिया है अपनी ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर 5वां है अभिक्रिया का प्रकार, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का एक और नाम है
उपचयन अभिक्रिया, इन दोनों को साथ में कंपेयर करेंगे अपन। अपचयन अभिक्रिया, इधर ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब वहां पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। या फिर इसको हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का निष्कासन, जब हाइड्रोजन किसी तत्व या परमाणु से निकलेगा तब भी वहां पर क्या होगा? उस अभिक्रिया में क्या होगा? उस परमाणु का ऑक्सीकरण होगा। इसका जस्ट उल्टा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगी और यहां पर ऑक्सीजन का निकलना या निष्कासन या फिर कमी, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी किसी परमाणु से तो उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। एक और एक परिभाषा दे सकते हैं इसकी, जब किसी परमाणु में से जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कॉपर और ऑक्सीजन, जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। यहां पर क्या हुआ? पहले कॉपर, इस अभिक्रिया को अगर संतुलित करना हो तो यहाँ 2 लगा लो और ये 2 लगा लो। 2 कॉपर इधर, 2 कॉपर यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। अब यहाँ पहले कॉपर अकेले था, उसके बाद कॉपर के साथ कौन जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई। यानी कि कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में ये जो कॉपर है इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अगली रिएक्शन देखो, एग्जांपल नंबर 2, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलती है? कॉपर, और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल। क्या बनाता है? जल। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखो एक बार, यहाँ पर कॉपर के साथ क्या थी? ऑक्सीजन थी। कॉपर के साथ क्या थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो निकल गई, यहाँ पर क्या होगा? निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन अकेली थी और हाइड्रोजन के साथ कौन आ गई? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का तो अपचयन हो गया और हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक जो है वो अलग हो जाता है और CO जो है वो अलग हो जाती है। जिंक अलग, ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ चली गई? कार्बन के साथ। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन मोनो ऑक्साइड। CO को क्या बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जिंक। अब यहाँ पर क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई। यहाँ पर जिंक के साथ में क्या थी? पहले ऑक्सीजन थी, अब क्या हो गई? ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो गया? किसका अपचयन हुआ? यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकली है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ? अपचयन हुआ है। उसके बाद कार्बन यहाँ अकेला था
उसके बाद ऑक्सीजन ऐड हो गई। जब ऑक्सीजन का जुड़ना, जब किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे 3 सवाल पूछेंगे, यहाँ पर 4 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल क्या है, इस अभिक्रिया में अपचयन किसका हुआ, तो ये जिंक ऑक्साइड का। ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो किसका हुआ, कार्बन का। उसके बाद अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। और अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो आप ये याद रखोगे। आपसे पूछेगा निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक कौन, जिसका अपचयन हुआ है। अब यहाँ पर देखो अपचयन कैसे हुआ, जिंक ऑक्साइड था, जिंक के साथ जो ऑक्सीजन थी वो हट गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। उसके बाद यहाँ कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन का। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। ये मैं मिटा देता हूं, आप इसको उतार लो एक बार। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। MnO2 प्लस HCl जब ये अभिक्रिया करेगा तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है तो यहाँ 4 लगा दो और यहाँ क्या लगा दो, 2। इस तरफ एक मैग्नीज, इस तरफ एक मैग्नीज, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, ये 4 हाइड्रोजन, ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ये 4 क्लोरीन, ये 2 और ये 2 क्लोरीन। सारे परमाणु क्या हो गए, बराबर हो गए। ऑक्सीजन, ये जो अभिक्रिया है क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसमें यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड जो था उसके साथ ऑक्सीजन थी, बाद में क्या हो गया, ऑक्सीजन हट चुकी है। तो ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस अभिक्रिया में अपचयन किसका हुआ, सबसे पहले अपचयन किसका हुआ, तो यहाँ पर 3 चीजें बतानी है आपको। पहला, एक तो अभिक्रिया में अपचयन किसका हुआ, दूसरा बताना है ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण किसका हुआ, और बताना है अपचायक कौन है, और बताना है ऑक्सीकारक कौन है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम ये 4 सवाल एग्जाम में किसी भी अभिक्रिया से, ऑक्सीकरण और अपचयन से ये 4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, इस अभिक्रिया में अपचयन कौन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, फिर क्लोरीन जुड़ गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। यानी कि MnO2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। उसके बाद ये हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें से क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन थी, अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल चुकी है ना, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हुआ, HCl का। किसका हुआ, HCl का। अब आप जब अपचयन और ऑक्सीकरण निकाल लोगे तो उसके बाद ऑक्सीकारक और अपचायक निकालना बहुत आसान है। अब जिसका अपचयन हुआ है, जिसका अपचयन हुआ है वो तो ऑक्सीकारक कहलाएगा, वो तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अपचायक कहलाएगा। तो इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण किसका हुआ, HCl का। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हुआ, HCl का। तो HCl तो हो गया अपचायक, और अपचयन किसका हुआ, MnO2 का। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। तो ये 4 सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे इस 4 सवाल को। तो इसको आप गलती मत करना। यहाँ पर जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है अभिक्रिया के अंदर। तो ये हो गया अपना 5वां प्रकार अभिक्रिया का कंप्लीट, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला।
छठा प्रकार, इसको आप लिख लो एक बार। छठा प्रकार है अपना ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सबसे पहले दोनों को एक साथ समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन। ऊष्माशोषी क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाहर से ऊर्जा या ऊष्मा देनी पड़े, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाहर से ऊर्जा या ऊष्मा देनी पड़े, उसे हम क्या करते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होगी जिसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर किसी अभिक्रिया को कराना है अपने को, तो उसे हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जो अभिक्रिया हमें ऊर्जा दे। वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊर्जा देनी पड़े, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल, पहले ऊष्माशोषी के एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण देखो इसके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म करोगे, गर्म करने का मतलब ऊर्जा देना। बाहर से जब तक ऊर्जा मिलेगी इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं चेंज होगा। जब तक हम बाहर से गर्म नहीं करेंगे, जब तक इसको गर्म करने का मतलब क्या है? इसको बाहर से ऊर्जा मिल रही है। जब ऊर्जा मिलेगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये अभिक्रिया भी क्या है? इसमें हम इसको गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। और एग्जाम्पल देखो इसके, सभी जो वियोजन अभिक्रिया है, सभी वियोजन या इनका एक और नाम है अपघटन। सभी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं जो है, सारी की सारी क्या है? सारी अभिक्रियाएं सारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी। कैसे? देखो, हमने कल पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है। पहली तापीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो जो तापीय अभिक्रिया है, तापीय वियोजन अभिक्रिया, उसमें हम ताप देकर उसको अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। दूसरी विद्युत वियोजन में विद्युत देकर उसको अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। और प्रकाशीय में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। यानी कि बाहर से हम क्या कर दे रहे हैं? उसको ऊर्जा दे रहे हैं। इसीलिए वो सारी अभिक्रियाएं क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो एक तो हम ताप देकर, एक हम विद्युत देकर, और एक हम सूर्य के प्रकाश देकर इन अभिक्रियाओं को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए ये सारी अभिक्रियाएं क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल देखो, उदाहरण इनके। पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक
गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस जो होती है उसका नाम है मेथेन। उसका नाम क्या है? मेथेन। और मेथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4। मेथेन का सूत्र क्या है? CH4। तो CH4 को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और साथ में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर हमें किसकी प्राप्ति हो रही है? ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के अंदर आएगी। एक और एग्जांपल देखो इसका। जैसे मानव श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, मानव श्वसन की जो प्रक्रिया या अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे? अपने शरीर के अंदर, खाने के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। जो हम भोजन करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये 3 उत्पाद बनाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल और साथ में ऊर्जा मिलेगी हमें। जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाने के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। खाना जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। अपनी सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रेजेंट है। जब हम ऑक्सीजन गैस लेंगे तो ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा? कौन से उत्पाद बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इस अभिक्रिया में भी हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। ये जो ऊर्जा है वो हमें एटीपी के रूप में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में अपने शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको हम एटीपी के रूप में दिखाते हैं। तो ये भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इसमें हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। एक और एग्जांपल देखो इसका। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल मिलाओगे, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, बुझा हुआ चूना, अगर इसके अंदर जल मिलाओगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या मिलेगी? ऊष्मा या ऊर्जा मिलेगी। जब किसी बीकर में आप चूने को मिलाओ और उसमें पानी मिलाओ, पानी के अंदर चूना मिला दो तो वो जो बीकर है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब क्या हुआ? उसमें से ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका जो उपयोग है वो आप याद रखोगे। उपयोग क्या है इसका? ये दीवारों पर सफेदी करने के लिए, दीवारों पर सफेदी के लिए, सफेदी करने में इसका उपयोग आता है। सफेदी करने में, दीवारों पर सफेदी करने में किसका उपयोग करते हैं अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण। इन उदाहरणों को आप याद रखोगे और इसकी परिभाषा भी आप याद रखोगे। तो ये कंप्लीट हो गई छठी अभिक्रिया अपनी। आगे बढ़ते हैं अपन अगली। एक बार इसको आप नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा उसके बाद अपना अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचयन। उपचयन को एक और नाम है ऑक्सीकरण। दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण के प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव ऐसे हैं जो हमें ऑक्सीकरण की वजह से देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में? तो पहला जो प्रभाव है वो कौन सा है? वो है अपना संक्षारण। कौन सा है? संक्षारण। ये संक्षारण क्या होता है? जैसे आप एक नया लोहा खरीद के लेके आए हो मार्केट से, वो कैसा होता है? चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला। जब ये अम्ल और आर्द्रता से संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? अम्ल और आर्द्रता के संपर्क। आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में। तो ये भूरे रंग की परत चढ़ जाती है इसके ऊपर। कौन से रंग की? भूरे रंग की परत। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लोहे पर जंग लगना।
इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना। तो संचारण में क्या हुआ? कोई भी चीज, ऐसी धातुएं, वो सभी धातुएं जो अम्ल और आर्द्रता नमी के कारण, नमी के संपर्क में आने के कारण क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संचारण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे सारी धातुएं जो आसपास उपस्थित अम्ल, आर्द्रता के कारण वे सारी धातु जो आसपास उपस्थित अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी के कारण संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण। जब धातुएं अपने आसपास उपस्थित अम्ल या नमी या आर्द्रता के कारण संचारित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब इसके कुछ बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे संचारण के एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे चांदी है, चांदी पर जब संचारण होता है, चांदी को हम Ag से दिखाते हैं, तो संचारण के कारण चांदी जो है वो काले रंग की हो जाती है। कौन से रंग की? काले रंग की। काले रंग की एक परत चढ़ जाती है चांदी के ऊपर। उसी तरीके से तांबा जो है, तांबे का जो संकेत है वो Cu है। जब ये संचारित होती है तो इस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और एक लोहे को हम Fe से दिखाते हैं, इस पे कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये बात आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि चांदी पर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? काले रंग की। तांबे पर हरे रंग की, और लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। किसके कारण? संचारण के कारण। और ये सारे किसके प्रभाव है? ऑक्सीकरण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक प्रभाव और है जिसको हम बोलते हैं विकृत ग्रंथिता। तो पहले आप इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा प्रभाव कौन सा है? विकृत ग्रंथिता। दूसरा है विकृत ग्रंथिता। इसमें क्या होता है? वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकरण के कारण ये सड़ने लगती हैं। कोई भी खाद्य सामग्री या तेलीय खाद्य सामग्री या वसा युक्त जो भी खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक रहने पर ऑक्सीकरण के कारण क्या होती है? सड़ने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत ग्रंथिता। इसे विकृत ग्रंथिता कहते हैं। तो इसको दूर करने के क्या उपाय है? तो जब कोई चीज लंबे समय तक हमें रखनी है, सुरक्षित खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना है, तो इसमें कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो जो तेलीय वसा युक्त जो खाद्य सामग्री होती है उसमें हम ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। उससे क्या होता है? जो
ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इस लाइन को लिख लेते हैं। विकृत कंदिता को रोकने के लिए कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो इसको। जैसे अपनी चिप्स की जो थैली है, चिप्स की थैली में जो ऑक्सीजन गैस है उसको हम हटाकर किसको ऐड कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस को। यानी कि चिप्स की थैलियों में कौन सी जो चिप्स की थैलियां होती है वो फुली सी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस को हटाकर कौन सी गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इससे क्या होता है? ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि ये क्या होती है? कम सक्रिय होती है, कम सक्रिय गैस होती है, कम सक्रिय गैस होती है। इस वजह से ये जो अपने वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री है उनसे क्या होती है? अभिक्रिया नहीं करती है। इस वजह से अपने जो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक क्या होती है? एकदम स्वस्थ, बिल्कुल खाने युक्त लंबे समय तक रहती है। तो इस तरीके से हमने पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना के कंप्लीट किया है। आपसे बिल्कुल निवेदन है कि आप भी एक पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएं और एक बड़ी सी कॉपी बनाएं, उसमें प्रॉपर साइंस के नोट्स बनाएं और ये सारी चीजें उसमें उतारें। और मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, उसके आंसर आप कमेंट में जरूर दें। पहला क्वेश्चन है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम बताने हैं आपको। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसमें से बताने कौन सी अभिक्रिया है ये। पहला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया। इस अभिक्रिया का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। और दूसरी है FeSO4, इसको गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? गैसें हैं। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो गैसें मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर फेरस सल्फेट है। इस अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है तो यहाँ 2 लगा दो, और इसको अगर संतुलित करना है तो यहाँ 2 और यहाँ पर क्या लगा दो? 3। तो ये अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित होगी। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन दोनों अभिक्रियाओं के क्या नाम हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।